तो दोस्तों ये कहानी मिताली नाम की एक ऐसी लड़की की है जिसे सपनों में हर रोज बस एक ही लड़की दिखाई देती है और उस लड़की का हर रोज मिताली के सपनों में आना उसे इस हद तक परेशान कर देता है जिसके चलते वो कई दिनों से सो नहीं पाती। और क्योंकि मिताली एक आर्किटेक्ट है तो जहां उसकी टीम इमारत बनाने का काम कर रही है वहां हर रोज कोई न कोई हादसा होता रहता है, जिसे देखते हुए मिताली को लगता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हो रहे हादसे और उसके सपनों में आ रही लड़की के बीच कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है। और दोस्तों जब वो इस कनेक्शन का पता लगाना शुरू करती है तो जो राज उसके सामने आते हैं उन्हें देखकर वो दंग रह जाती है। तो अब दोस्तों कौन से हैं वो राज और मिताली के सपनों में आने वाली लड़की का उससे क्या कनेक्शन है, इस सब का पता लगाने के लिए हम कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम मिताली को देख पाते हैं जो कि एक पुराने मंदिर को तोड़वाने का काम कर रही थी क्योंकि उनकी कंपनी को वहां पर एक नया मंदिर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और जहां वो एक तरफ ये काम करवा रही थी वहीं दूसरी तरफ उसके पिताजी उसे लगातार कॉल्स किए जा रहे थे और वो अंदर से काफी बेचैन लग रहे थे मानो वो मिताली को कुछ कहना चाहते हों। पर दोस्तों उधर मिताली अपने पिता की कॉल उठाने की बजाय उसे इग्नोर करती है और अपना काम करती रहती है। और अब ऐसे ही इनका पूरा दिन बीत जाता है जिसके बाद शाम को जब मिताली के पिता घर लौट रहे थे तो रास्ते में जाते वक्त उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। पर दोस्तों इसी एक्सीडेंट के दौरान हम वहां पर एक औरत को खड़ा देखते हैं जो कि मिताली के पिता की मौत पर हंसे जा रही थी मानो उसे उसकी मौत से काफी खुशी हो रही हो। अब दोस्तों इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है और हम 2 महीने बाद का टाइम देख पाते हैं जहां मिताली अपनी जॉब छोड़ चुकी है और वो इस बात को सोच कर काफी परेशान रहती है कि काश उसने उस दिन अपने पिता की कॉल उठाई होती। पता नहीं वो अपने आखिरी वक्त में उससे क्या कहना चाहते थे। और दोस्तों यही बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है जिस वजह से वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रही और ना ही वो किसी से बात करती है। और अब दोस्तों ऐसे ही जब एक दिन मिताली अपनी छोटी बहन और अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खा रही थी तो वो दोनों उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं। वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि जो कुछ होना था वो हो गया, हम उसे बदल तो नहीं सकते ना, अगर हमारे बस में होता तो क्या हम तुम्हारे पिताजी को मरने देते। पर तभी मिताली उन्हें कहती है कि जिस दिन डैड का एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैं उनसे काफी नाराज थी क्योंकि वो मेरी शादी करवाने की जिद करे जा रहे थे और इसीलिए मैंने उनकी बातों से परेशान होकर उनका फोन उठाना बंद कर दिया। पर मुझे क्या पता था कि उस दिन के बाद हमारी कभी बात ही नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों ये कहते ही मिताली थोड़ी इमोशनल हो गई थी और इसीलिए वो उठकर अपने कमरे में आ गई और यहाँ फिर से वो अपने पिताजी के बारे में सोचने ही लगी थी कि तभी थोड़ी ही देर में उसके पास उसकी एक दोस्त आती है जिसका नाम शालिनी था। और दोस्तों शालिनी पेशे से एक न्यूज रिपोर्टर है और यहाँ शालिनी मिताली को उदास देखकर उसे कहती है कि तुम चाहे इसके बारे में जितना भी सोचती रहो इससे कुछ भी सही नहीं होने वाला। तुम्हें यही लगता है ना कि अगर तुम उस रात अपने पिताजी के साथ होती तो उन्हें बचा लेती, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था क्योंकि जब मैं और तुम्हारी मामू ने हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उससे पहले ही वो मर चुके थे। तो इसीलिए खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार समझना बंद करो और जिंदगी में आगे बढ़ो, इसी में हम सबकी भलाई है। अब दोस्तों जहां एक तरफ ये सब चल रहा था वहीं हम दूसरी तरफ मिताली के बॉस को देख पाते हैं जो कि ऑफिस में आते ही अपने एक एम्प्लॉय से उस मंदिर के प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि उस पुराने मंदिर की जगह जो नया मंदिर बनवाने का काम शुरू किया था वो पूरा हुआ या नहीं। तभी वो एम्प्लॉय से कहता है कि सर उस मंदिर को बनवाने का काम तो मिताली को सौंपा गया था, पर जब से उसके पिता की मौत हुई है तब से ही उसने जॉब छोड़ दी और तब से ही उस मंदिर को बनवाने का काम भी वहीं पर रुक चुका है। और आगे वो एम्प्लॉय से कहता है कि सर मिताली को हम सब ने काफी समझा कर देख लिया पर वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। अब सिर्फ आप ही ऐसे हैं जो उसे समझा सकते हैं। सर क्यों ना आप जाकर उससे बात करें क्योंकि वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है और इसीलिए वो आपकी बात को जरूर मानेगी। तो अब दोस्तों मिताली के बॉस उसके घर पर जाकर मिताली से मुलाकात करते हैं और उसे दोबारा से काम पर आने के लिए समझाते हैं। वो उसे कहते हैं कि बेटा अगर हम अपने अतीत के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आज को कैसे जिएंगे। तुम्हारे पिताजी मेरे काफी अच्छे दोस्त थे इसीलिए मैं तुम्हें भी अपनी बेटी की तरह ही समझता हूँ। अगर तुम काम पर दोबारा ज्वाइन करोगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि तुम एक बहुत ही काबिल लड़की हो और अपनी काबिलियत को ऐसे ही जाया मत करो। आगे वो उसे कहते हैं कि मुझे खुशी होगी अगर तुम उस मंदिर की कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करोगी, बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो अब दोस्तों वो मिताली को ये सब समझाकर वहां से चले जाते हैं और मिताली भी उनकी बात मानकर अगले दिन से काम पर ज्वाइन कर लेती है। और दोस्तों क्योंकि वो मंदिर चेन्नई में बनने वाला था तो इसीलिए वो अपनी फैमिली को छोड़कर चेन्नई में चली आई जहां उसके बॉस की तरफ से उसे रहने के लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट दिया जाता है। और अब दोस्तों यहीं रहकर मिताली अपना आगे का काम शुरू करने वाली है। तो अब जैसे ही शाम होती है तो मिताली दोबारा से उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है जहां मूवी की शुरुआत में हमने उसे देखा था, जहां उन्होंने इस पुराने मंदिर को गिराकर नया मंदिर बनवाने का काम शुरू किया था।
तो अब दोस्तों यहाँ आकर वो अपने ठेकेदार से काम के सिलसिले में बात करती है कि उनका वहाँ नया मंदिर बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा। और अब दोस्तों यहाँ जब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स में से एक वर्कर पर दीवार गिर जाती है, जिसे देखकर वो सभी काफी घबरा चुके थे और इसीलिए बाकी के वर्कर जल्दी से उस जख्मी वर्कर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और तभी ये ठेकेदार मिताली को बताता है कि जब भी हम इस जगह पर कोई काम शुरू करते हैं तो कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चल रहा काम हमें बंद करना पड़ता है। इससे पहले भी यहाँ पर कई सारे हादसे हो चुके हैं, जैसे कि वर्कर को करंट लगना, किसी का ऊपर से नीचे गिर जाना और किसी पर दीवार गिर जाना। और हमारा तो एक वर्कर पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके जिंदा बचने के चांस काफी कम हैं। अब दोस्तों ये सब सुनते ही मिताली काफी शॉक हो चुकी थी। वो अंदर ही अंदर ये सोच रही थी कि जिस दिन उन्होंने उस जगह से वो पुराना मंदिर तोड़ा उस दिन ही उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद अब ठेकेदार बता रहा है कि उस जगह पर कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। तो अब दोस्तों मिताली को ऐसा लगने लगा था कि इस जगह पर कोई ना कोई चीज तो जरूर है जो उन्हें वहां पर काम करने से रोक रही है। तो दोस्तों अब मिताली ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो ठेकेदार उसे कहता है कि मैडम मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा, क्योंकि मुझे उस वर्कर को एडमिट भी कराना है। तो इसीलिए अच्छा होगा कि आप किसी को कॉल करके यहाँ पर बुला लीजिए, क्योंकि अंधेरा काफी हो चुका है और इसीलिए आपका यहाँ अकेले रुकना सही नहीं होगा। पर तभी मिताली उसे कहती है कि आप चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं, मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती हूँ। तो अब दोस्तों वो ठेकेदार वहाँ से चला जाता है और मिताली शिवानी को कॉल करके उसे वहाँ से पिक करने के लिए कहती है, जहाँ शिवानी उसे कहती है कि वो बस 5 मिनट में उसके ऑफिस से निकलने वाली है, तब तक के लिए वो उसका वहीं पर इंतजार करे। तो अब दोस्तों यहाँ मिताली एक जगह पर बैठकर उसका इंतजार करने लगती है कि तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। और दोस्तों जैसे ही उसने अपनी दूसरी तरफ देखा तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई दी जो कि वहाँ पर बैठकर रोए जा रही थी। और अब दोस्तों ये देखकर मिताली को थोड़ा डर तो लगा, पर क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी तो वो उसके पास जाकर उसे बुलाने की कोशिश करती है। और दोस्तों जैसे ही वो उसे छूने वाली थी कि तभी वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आ गई, जिसमें एक ऑफिसर जिसका नाम रसूद्दीन था वो मिताली को अपने पास आने के लिए कहता है। और जब मिताली उसके पास जाती है तो वो उससे पूछता है कि वो कौन है और वो इतनी रात को वहां पर कर क्या रही है। अब दोस्तों इससे पहले कि मिताली उसकी बात का कोई जवाब दे पाती, उससे पहले ही वहां पर शिवानी आ जाती है, जो कि उसे कहती है कि सर ये यहाँ पर मेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं इसे यहाँ से पिक करने वाली थी, पर मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई, बस अब हम सीधा घर ही जा रहे हैं। तो अब दोस्तों ये सुनते ही रसूद्दीन उसे कहता है कि इतनी रात को तुम्हारा बाहर घूमना सेफ नहीं, हम चक्कर लगाकर दोबारा यहीं पर आएंगे और तब मुझे यहाँ पर तुम में से कोई नहीं दिखना चाहिए, चलो अब जल्दी से घर पहुँचो। तो अब दोस्तों शिवानी मिताली को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद मिताली खाना वगैरह खाकर अपने कमरे में सोने चली गई। और अब यहाँ जैसे ही मिताली को थोड़ी नींद आने लगती है तो उसे अचानक से सपने में उसके पिताजी दिखाई देते हैं, जिनके साथ एक औरत भी खड़ी थी। और दोस्तों ये देखते ही एकदम से मिताली की नींद खुल गई। और दोस्तों इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके बाद हम सुबह का सीन देख पाते हैं, जब शिवानी अपने ऑफिस में जा रही थी। और दोस्तों जब वो रास्ते में जा ही रही थी तो उसे वहां पर ऑफिसर रसूद्दीन खड़ा दिखाई देता है, जो कि किसी सिलसिले में अपने सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा था। और उसका सीनियर ऑफिसर उसे काफी गुस्से में कुछ बोल रहा था, जिसे देखकर शिवानी वहीं पर रुक गई और वो वहां पर रुककर उन दोनों के बीच हो रही बातचीत को ध्यान से सुनने लगी, जहां रसूद्दीन का सीनियर ऑफिसर उसे उस कंस्ट्रक्शन साइट पर हो रहे हादसों के बारे में पूछ रहा था, जहां मिताली की टीम मंदिर बनाने का काम कर रही है। वो सीनियर ऑफिसर रसूद्दीन को कहता है कि इतने दिनों से वहां पर इतने हादसे हो चुके हैं और उन हादसों में जख्मी हुआ एक वर्कर जो कि कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट था, आज उसकी मौत भी हो गई है। और आगे उसका सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि जल्द से जल्द पता लगाओ कि वहां चल क्या रहा है, नहीं तो मुझे मजबूरन ये काम किसी और ऑफिसर को सौंपना होगा। तो अब दोस्तों जैसे ही उन दोनों के बीच ये बातचीत खत्म होती है तो शिवानी रसूद्दीन के पास जाकर उससे बात करती है। वो उसे कहती है कि जिस जगह पर ये हादसे हो रहे हैं उस जगह की कंस्ट्रक्शन का काम तो मेरी फ्रेंड मिताली ही करवा रही है, जिसे मैंने कल रात ड्रॉप किया था। क्या आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं ताकि अगर हमें कभी आपकी जरूरत पड़े तो हम आपसे बात कर सकें। दोस्तों तभी रसूद्दीन उसे अपना नंबर देते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और अगर आपको या आपकी फ्रेंड को उस कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ भी अजीब लगे तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, क्योंकि इससे मेरी काफी हेल्प होगी और हम पता लगा पाएंगे कि आखिर वहां वो हादसे हो क्यों रहे हैं। तो अब दोस्तों जहां एक तरफ ये सब चल रहा था वही हम दूसरी तरफ मिताली को देख पाते हैं, जो कि अपने ऑफिस में अपनी टीम के साथ बैठकर कोई डिस्कशन कर रही थी। और दोस्तों यहाँ उसे फिर से एक लड़की दिखाई देती है, जो कि देखने में नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो लड़की काफी देर तक वहीं पर खड़े होकर मिताली को देखती रही और फिर
देखते ही देखते वहां से अचानक से गायब हो गई। अब दोस्तों ये सब देखकर मिताली समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है, यानी रात को सोते हुए उसे उसके डैड और उस औरत का दिखाई देना और अब ऑफिस में इस लड़की का दिखाई देना, ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो अब दोस्तों इसीलिए ऑफिस से फ्री होते ही मिताली शिवानी से बात करती है और वो उससे मिलकर वो सब कुछ बताती है जो कि वो फील कर रही है कि कैसे जब वो सोने जाती है तो उसे अपने मरे हुए पिता और एक औरत दिखाई देती है, और जब वो ऑफिस आती है तो उसे एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है जो कि अचानक से गायब हो जाती है। तो अब दोस्तों मिताली की ये सारी बातें सुनकर शिवानी उसे कहती है कि क्यों ना हम इसके बारे में विश्वा से बात करें, क्योंकि सिर्फ वही हमें बता सकता है कि तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि विश्वा कोई और नहीं बल्कि शिवानी का ही मंगेतर है, जो कि पेशे से एक पैरासाइकोलॉजिस्ट है। और अब मिताली और शिवानी उससे मिलकर उन पूरी घटनाओं के बारे में बताते हैं, जहां विश्वा मिताली को कहता है कि क्या मैं एक बार तुम्हारा अपार्टमेंट देख सकता हूं, जिस पर मिताली उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, आपको जो भी देखना है वो देख सकते हैं, बस कुछ भी करके मुझे इन बुरे सपनों से छुटकारा चाहिए। तो अब दोस्तों विश्वा मिताली का पूरा अपार्टमेंट देखता है जहां उसे एक नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, और उसे उस अपार्टमेंट में मिताली के पीछे एक औरत भी खड़ी दिखाई देती है जो कि हर रोज मिताली के सपनों में आ रही थी। पर दोस्तों यहाँ मिताली डर ना जाए इसीलिए विश्वा मिताली को कुछ नहीं बताता और वो सब कुछ नॉर्मल है बताकर वहां से निकल जाता है। पर वहीं घर के बाहर आते ही वो शिवानी को बताता है कि तुम्हारी दोस्त एक बहुत बड़े खतरे में है, कोई बुरी शक्ति है जो उस पर हावी होने की कोशिश कर रही है। मैं जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता हूँ, पर तब तक तुम मिताली का ख्याल रखना। तो अब दोस्तों इसके बाद जब रात को मिताली सो रही होती है तो उसे फिर से सपने में वही लड़की दिखी जो कि उसे ऑफिस में दिखी थी, और इस बार उसके साथ एक औरत भी खड़ी थी जो कि देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। अब दोस्तों ये देखते ही मिताली फिर से जाग उठी और उसने अपनी पूरी रात जाग कर ही गुजारी, और अब जैसे ही सुबह होती है तो वो फिर से इसके बारे में शिवानी को बताती है, जहां वो उसे कहती है कि रात को सोते हुए उसके सपने में फिर से वही लड़की दिखाई दी और उसके साथ ही उसे एक औरत भी खड़ी दिखाई दी। आगे मिताली उसे कहती है कि अब ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे इस सब का पता लगाना ही होगा कि आखिर ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, वो औरत और वो लड़की कौन है और वो दोनों हर रोज मुझे ही क्यों दिखाई दे रहे हैं। तभी शिवानी से कहती है कि आखिर तुम इस सब का पता लगाओगी कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोनों कौन हैं। तभी मिताली से कहती है कि जिस दिन से हमने पुराने मंदिर को तोड़कर वहां नया मंदिर बनवाने का काम शुरू किया है ये सब उसी दिन से शुरू हुआ है, उस दिन से ही मुझे ये सब दिखाई देने लगा, और उस दिन ही मेरे पिताजी का एक्सीडेंट भी हुआ, और उसी दिन के बाद ही उस कंस्ट्रक्शन साइट पर भी हादसे होने लगे। आगे मिताली से कहती है कि हो ना हो मुझसे कोई ना कोई तो ऐसी गलती जरूर हुई है जिस वजह से ये सब हो रहा है। तो अब दोस्तों शिवानी से कहती है कि आगे तुम क्या करोगी, क्योंकि हमें इस सब को रोकना तो होगा ही, नहीं तो क्या पता कल को तुम्हारी जान को भी कोई खतरा हो। तभी मिताली से कहती है कि सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि उस मंदिर से पहले वहां पर क्या बना हुआ था, मुझे उस जगह की पूरी हिस्ट्री जाननी होगी। अब दोस्तों शिवानी से कहती है कि इस काम में हमारी एक ही आदमी मदद कर सकता है, मैं आज शाम को ही तुम्हें उससे मिलवाती हूँ, हो सकता है कि हमें उससे थोड़ी मदद ही मिल जाए। तो अब दोस्तों शाम होते ही शिवानी मिताली को रसूद्दीन से मिलवाती है, और वो रसूद्दीन को मिताली के साथ हो रही घटनाओं के बारे में भी बताती है, जिस पर रसूद्दीन उसे कहता है कि वो सब तो ठीक है पर मैं इस सब में तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। जिस पर मिताली उसे कहती है कि आप तो पुलिस डिपार्टमेंट से है ना, तो इसीलिए आपको तो पता ही होगा कि उस कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर मंदिर से पहले क्या बना हुआ था, क्या इससे पहले वहां पर कोई मकान वगैरह भी बना हुआ था। तो अब दोस्तों रसूद्दीन उसे जवाब देते हुए कहता है कि ऐसे तो मुझे कुछ भी याद नहीं होगा, पर मैं एक बार पुराना रिकॉर्ड चेक कर सकता हूँ, वहीं से हमें पता चल पाएगा कि मंदिर की जगह पहले क्या बना हुआ था। तो अब दोस्तों इसके बाद रसूद्दीन पुराना रिकॉर्ड कलेक्ट करता है और कुछ लोगों से मिलकर उस मंदिर वाली जगह के बारे में भी पूछताछ करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जिस जगह पर वो मंदिर बना हुआ है उसी जगह पर कुछ दूरी पर एक मकान भी बना हुआ था, जिसमें 3 भाई रहा करते थे, और एक दिन उन तीनों भाइयों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर उन तीनों का कातिल कौन था, और उनके कातिल का पता ना चलने की वजह से पुलिस ने वो केस ऐसे ही क्लोज कर दिया। तो अब दोस्तों ये सब जानकर रसूद्दीन काफी हैरान था, और वो ये पूरा किस्सा मिताली और शिवानी को भी बताता है, जिसके बाद वो दोनों भी काफी शॉक हो चुकी थी। वो रसूद्दीन को कहती है कि उस टाइम पर उन तीनों भाइयों की मौत की जांच कौन सा ऑफिसर कर रहा था, अगर हमें किसी तरह से उस पुलिस ऑफिसर का पता चल जाए तो ये पूरी गुत्थी सुलझ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन तीनों भाइयों की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई उनका उस लड़की और उस औरत के साथ कोई तो कनेक्शन जरूर है, जो कि हर रोज मुझे दिखाई दे रही है।
तभी रसूदीन उसे कहता है कि मैं किसी से बात करके उस ऑफिसर के बारे में पता लगाता हूँ, वो ऑफिसर ही हमें बता सकता है कि उन तीनों भाइयों के साथ हुआ क्या था। तो अब दोस्तों रसूदीन और शिवानी कुछ लोगों से मिलकर उस ऑफिसर के बारे में पता लगाते हैं, जिसके बाद वो तीनों उसे मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं। और अब दोस्तों यहाँ वो उस ऑफिसर से उन तीनों भाइयों की मौत के बारे में पूछते हैं। वो उसे कहते हैं कि उस पुराने मंदिर के पास जो घर बना हुआ था उसमें रहने वाले तीनों भाइयों की मौत कैसे हुई, उन दिनों आप ही उस केस की जांच कर रहे थे ना, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। जिस पर वो ऑफिसर उन्हें कहता है कि उस टाइम पर उस इलाके में मेरी ही ड्यूटी हुआ करती थी और मैं ही उन तीनों भाइयों की मौत की जांच कर रहा था, पर उस वक्त काफी जांच करने पर भी मुझे उन तीनों भाइयों के कातिल का पता नहीं चल पाया, जिसके बाद हमें मजबूरन वो केस ऐसे ही क्लोज करना पड़ा। तो अब दोस्तों ये सब सुनकर रसूदीन उसे कहता है कि क्या उन तीनों भाइयों की किसी से दुश्मनी थी, हो सकता है कि किसी से उनकी पुरानी दुश्मनी हो और उसी ने उन तीनों को मारा हो। तभी वो ऑफिसर उसे कहता है कि दुश्मनी तो किसी से भी नहीं थी, पर जिस मकान में वो रहते थे वो मकान पहले एक औरत का हुआ करता था जो कि एक विधवा थी और वो अपनी इकलौती बेटी के साथ उसी मकान में रहा करती थी। और कुछ दिनों के बाद उन तीनों भाइयों ने उस औरत से वो मकान खरीद लिया, जिसके बाद वो तीनों वहीं पर रहने लगे। तो अब दोस्तों ये सब सुनते ही रसूदीन उससे पूछता है कि उस औरत का क्या हुआ, अपना मकान बेचने के बाद वो कहाँ रहने लगी। जिस पर वो ऑफिसर उन्हें कहता है कि सर वो औरत विधवा तो थी, पर साथ ही साथ वो एक बदचलन औरत थी जिसका किसी पराये मर्द के साथ चक्कर चल रहा था, और जिस आदमी के साथ उस औरत का चक्कर चल रहा था उसका नाम राम था, जो कि उसके साथ बस पैसों के लिए ही रह रहा था। और जो पैसे उस विधवा को मकान बेचने पर मिले थे उन पैसों को लेकर राम भाग गया, जिसके बाद उस औरत ने अपनी बेटी के साथ साथ खुद को भी खत्म कर लिया। तो अब दोस्तों ये सब जानकर मिताली उस ऑफिसर को कहती है कि मुझे ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो उन तीनों भाइयों का उस औरत से उस मकान को खरीदना और उसके बाद उस मकान को बेचकर उस विधवा को जो पैसे मिले थे उनको राम का चुरा लेना, ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो राम नाम का आदमी था ये उन तीनों भाइयों के साथ ही मिला हुआ होगा, और इस तरीके से उस औरत का मकान भी उन तीनों भाइयों के पास चला गया और उसके पैसे भी उनके पास वापस आ गए। अब दोस्तों मिताली की ये बात सुनते ही वो ऑफिसर थोड़ा घबरा चुका था। वो उन्हें घबराई हुई आवाज में कहता है कि मैंने आपको जो कुछ बताना था वो मैंने आपको बता दिया, अब इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। दोस्तों तभी वो तीनों उस ऑफिसर से थोड़े और सवाल जवाब करते हैं, जिसका वो ऑफिसर उन्हें कोई जवाब नहीं देता, और इसीलिए वो तीनों वहां से वापस चले आते हैं। तो अब दोस्तों वहां से लौटते वक्त मिताली उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों को ऐसा नहीं लग रहा कि वो ऑफिसर हमसे झूठ बोल रहा हो, क्योंकि उसके बताए मुताबिक पहले उन तीनों भाइयों ने उस औरत से उस मकान को खरीदा और फिर उस घर को बेचकर उस औरत के पास जो पैसे आए थे उन्हें राम चुरा कर ले गया। बेचारी उस औरत के पास ना तो उसका घर बचा और ना ही पैसे, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत तो जरूर हुआ है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। अब दोस्तों रसूदीन उसे कहता है कि मैं जो बात सोच रहा हूँ क्या तुम भी वही सोच रही हो, यानी जो औरत हर रोज तुम्हारे सपनों में आ रही है कहीं वो यही तो नहीं। तो अब दोस्तों उन दोनों की बातें सुनकर शिवानी उन्हें कहती है कि हमें इसके बारे में विश्वा से बात करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही हमें बता सकता है कि उस औरत की आत्मा मिताली से चाहती क्या है। तो अब दोस्तों इसके बाद हम उन तीनों को विश्वा के पास देखते हैं, जहां विश्वा उन्हें बताता है कि वैसे तो ये आत्माएं किसी से बदला लेने के लिए ही वापस आती हैं, पर अगर उस आत्मा ने अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं किया तो इसका मतलब वो तुम्हें मारना नहीं चाहती, बल्कि वो तुमसे कोई ना कोई मदद चाहती है। जिस पर मिताली उसे कहती है कि अगर उसे मेरी मदद ही चाहिए तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे मेरे वर्कर्स को अपना निशाना क्यों बना रही है। आज तक कम से कम 10 मजदूरों के साथ हादसे हो चुके हैं और एक की तो जान भी चली गई। जिस पर विश्वा उसे कहता है कि तुमने ही तो बताया था कि उस कंस्ट्रक्शन साइट पर उस औरत का मकान हुआ करता था, जिसे उन तीनों भाइयों ने उससे खरीद लिया था, तो क्या पता उन तीनों भाइयों ने उससे वो मकान छीना हो, और इसीलिए क्या पता वो औरत मरने के बाद भी उस जगह पर अपना हक समझती हो, जिसके चलते वो और किसी को भी वहां पर नहीं रहने देना चाहती। तो अब दोस्तों मिताली उसे कहती है कि मेरा तो उस औरत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, तो फिर उसे मुझसे कैसी मदद चाहिए। जिस पर विश्वा उसे कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता कि उसे तुमसे कैसी मदद चाहिए, पर इतना पता है कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, शायद वो तुम्हारे जरिए किसी तक पहुंचना चाहती है। तभी मिताली उसे कहती है कि अगर ये आत्मा उसी विधवा औरत की है तो इसका मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत जरूर हुआ है, जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चल पाया। पहले तो हमें उस राम के बारे में पता लगाना होगा जो कि उस विधवा औरत के पैसे लेकर भागा था,
क्योंकि हमें इस पूरी कहानी का सच तो उसी से ही पता चल सकता है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। तो अब दोस्तों ये उन्हीं तीनों भाइयों के केस की फाइल में मौजूद लोगों से मिलकर राम के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, जहां कुछ लोगों से बातचीत करने पर उन्हें जॉर्जी नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है, जो कि उन दिनों राम का एक काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था। और दोस्तों क्योंकि ये जॉर्जी दूसरे शहर में रह रहा था, तो इसीलिए रसूदीन मिताली को कहता है कि तुम तीनों जाकर उससे मिलने की कोशिश करो। मुझे डिपार्टमेंट का थोड़ा काम निपटाना है, इसीलिए मैं कल तुम्हें वहां पर आकर मिलता हूँ। तो अब दोस्तों मिताली, शिवानी और विश्वा ये तीनों ही जॉर्जी के शहर में जाकर उसके घर का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जहां कुछ लोगों से बातचीत करके उन्हें जॉर्जी का एड्रेस मिल भी गया। पर अब क्योंकि शाम काफी हो चुकी थी, तो ये तीनों फैसला करते हैं कि ये कल सुबह जाकर जॉर्जी से मिलेंगे, और इसीलिए विश्वा मिताली को एक होटल में आराम करने के लिए वहां पर ड्रॉप कर देता है, जहां शिवानी मिताली को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम कल सुबह ही जाकर जॉर्जी से बात करके इस पूरी घटना का सच पता लगा लेंगे। पर अभी तुम अंदर जाकर आराम करो और मैं विश्वा के साथ कैफे में जाकर ऑफिस का थोड़ा काम निपटा लूं। तो अब दोस्तों वो मिताली को उसी होटल में ड्रॉप करके वहां से चले जाते हैं, जहां होटल का एक आदमी मिताली को अंदर लेकर जाता है। और दोस्तों अंदर जाते हुए वो आदमी मिताली को कहता है कि मैम क्या आप यहाँ पर घूमने आई हैं? जिस पर मिताली उसे कहती है कि नहीं नहीं, हम तो यहाँ किसी जॉर्जी नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं, बस किसी केस के सिलसिले में हमें उनसे थोड़ी बातचीत करनी थी, इसीलिए हमने सोचा कि हम कल सुबह जाकर उनसे आराम से मिल लेंगे। अब दोस्तों तभी वो आदमी उसे कहता है कि मैम क्या आप जॉर्जी सर की बात कर रहे हैं? वो तो यहाँ के एमएलए हैं और कल तो वो एक हफ्ते के लिए दिल्ली निकलने वाले हैं। अगर आपको उनसे कोई जरूरी काम है तो आज ही मिल लीजिए, क्योंकि बाद में तो वो आपसे शायद ही मिल पाए। तो अब दोस्तों ये सुनते ही मिताली सोच में पड़ चुकी थी कि अगर वो आज जॉर्जी से नहीं मिल पाई तो उसे कभी भी उस विधवा औरत उस राम का सच नहीं पता चल पाएगा। इसलिए वो जल्दी से एक टैक्सी में बैठकर जॉर्जी के घर के लिए निकल जाती है। और दोस्तों वही रसूदीन भी आज इस शहर में आ चुका था, जो कि शिवानी और विश्वा से मिलकर उन्हें कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर वो दोनों शॉक हो चुके थे। दोस्तों वो उन्हें कहता है कि जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर मिताली की टीम नया मंदिर बनवाने का काम कर रही है, वह एक पुराना मंदिर था जिसे मिताली की टीम ने ही गिरा दिया था, और जिस दिन उन्होंने वहां से वो मंदिर गिराया उस दिन ही मिताली के डैड का एक्सीडेंट हुआ, और उसके कुछ दिनों बाद ही उस कंस्ट्रक्शन साइट पर लगातार हादसे होने लगे, और उसी के बाद मिताली के सपनों में उसे वो विधवा दिखाई देने लगी। इन सभी बातों को देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर मिताली की टीम उस मंदिर को गिराते ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं? यानी जब तक वो मंदिर वहां पर खड़ा था तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे ही वहां से वो मंदिर गिरा तब से ही ये सारी घटनाएं होनी शुरू हो गई। दोस्तों आगे रसूदीन उन्हें कहता है कि हो ना हो उसी मंदिर ने ही उस विधवा औरत की आत्मा को वहां पर रोका हुआ था, पर जैसे ही वहां से वो मंदिर गिरा तब से ही वो आत्मा वहां से आजाद हो गई। तो अब दोस्तों जहां एक तरफ ये सब चल रहा था, वही हम दूसरी तरफ मिताली को देख पाते हैं, जो कि जॉर्जी के घर पहुंच चुकी थी, और वो उसे कहती है कि सर क्या आप मुझे अपने 5 मिनट दे सकते हैं? मुझे आपसे राम के बारे में कुछ पूछना था। वो और आप तो काफी अच्छे दोस्त रह चुके हैं ना, बस इसीलिए उसके बारे में आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए थी। जिस पर जॉर्जी उसे कहता है कि ठीक है, आप थोड़ी देर गार्डन में मेरा इंतजार कीजिए, मैं वहीं पर आकर आपसे बात करता हूँ। तो अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद जॉर्जी उसके पास आकर बैठता है और वो उसे कहता है कि अब पूछिए आपको मेरे दोस्त राम के बारे में क्या जानना था? जिस पर मिताली उसे कहती है कि कुछ साल पहले आपका दोस्त राम एक विधवा औरत को पसंद करता था, जिसके साथ वो शादी करने वाला था। लोगों का मानना है कि वो उस विधवा औरत के साथ सिर्फ पैसों के लिए ही रह रहा था, और जब उस औरत ने अपना घर 3 भाइयों को बेचा तो राम उसके पैसे लेकर भाग गया, जिसके चलते उस औरत ने खुद को और अपनी बेटी को हमेशा के लिए खत्म कर लिया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये सारी बातें सच हैं? अब दोस्तों जॉर्जी से जवाब देते हुए कहता है कि देखिए मैडम, वैसे तो मैंने आज तक राम के बारे में किसी से कोई बात नहीं की, पर आपको देखकर लगता है कि आपको ये सच्चाई जानने की काफी भूख है, तो चलिए मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दोस्तों अब यहाँ जॉर्जी उसे पूरी सच्चाई बतानी शुरू करता है, जहाँ वो उसे बताते हुए कहता है कि वो जो विधवा औरत थी पहले तो वो राम को जानती भी नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपने घर में रह रही थी। पर वही राम एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर था, जिसे सिर्फ पैसा कमाने से मतलब था, और जब राम को पता चला कि उस विधवा औरत के पास काफी पैसा है तो वो उसकी नजर में आने लगा, मानो वो हर रोज उसके छोटे मोटे काम करने लगा, जिसके बाद उस औरत को भी राम काफी अच्छा लगने लगा, जिसके चलते वो उसे रोज अपने घर के पास बने हुए मंदिर के पास मिलने लगी। और एक दिन उस औरत ने राम को बताया कि उस मंदिर में जो देवी है वो बहुत ही महान देवी है, यानी अगर इस जगह में कोई बुरी शक्ति प्रवेश करती है तो वो उसे इसी इलाके में कैद कर देंगी। हमारे पूर्वज मानते हैं कि यहाँ पर घुसने वाली बुरी शक्ति यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाती। खैर अब जहाँ एक तरफ राम और उस औरत के बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ रही थी, वहीं गांव के 3 जमींदार भाई उस औरत की जमीन को हथियाना चाहते थे, जो कि कई दिनों से उसके घर पर आके उसे अपना घर बेचने के लिए कहते रहते थे।
पर अब क्योंकि उस विधवा ने उन्हें वो जमीन बेचने को इनकार कर दिया था तो उन तीनों भाइयों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। वो उसे कहते हैं कि हमें सब पता है तू किसके साथ रंगरलियां मना रही है, हमें तेरे और उस राम के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अगर हमने गांव में तुम दोनों के बारे में बता दिया तो गांव में तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की क्या इज्जत रहेगी। अब दोस्तों जब वो उसे ये सब बोल ही रहे थे कि तभी वहां पर राम भी आ जाता है, पर वो भी वहां आकर उस औरत पर हंसने लगा, जिसे देखकर वो समझ चुकी थी कि राम भी उन्हीं भाइयों के साथ ही मिला हुआ है। और वो उन्हें कहती है कि जब सीधे तरीके से मुझसे मेरी जमीन नहीं छीन पाए तो तुम लोगों ने ये रास्ता अपना लिया, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपनी जमीन नहीं देने वाली। अब दोस्तों उनके बीच ये बहसबाजी हो ही रही थी कि तभी उसकी बेटी स्कूल से वापस आ जाती है, जिसे पकड़कर राम जबरदस्ती करने लगा। और दोस्तों मजबूर होकर उस औरत ने उस घर के कागजात पर दस्तखत कर भी दिए, पर वही राम ने उसकी बेटी का मुंह इतनी जोर से दबा रखा था कि सांस न आने की वजह से उसकी बेटी वहीं पर मारी गई। और दोस्तों ये देखकर वो औरत फूट फूट कर वहीं पर रोने लगी, जिसे देखते हुए राम ने उसके सर पर भी काफी जोर से वार कर दिया, जिसके चलते वो औरत भी वहीं पर मारी गई। अब दोस्तों वो तीनों भाई उसे कहते हैं कि हमने तो सिर्फ इसके दस्तखत करवाने थे, पर तुमने तो इन दोनों को जान से ही मार डाला, तुझे ये सब करने को किसने बोला था। जिस पर राम उन्हें कहता है कि बहुत दिन हो गए इन दोनों का नाटक देखते हुए, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस आप लोग मुझे मेरा हिस्सा दे देना और मैं इन दोनों को ठिकाने लगा दूंगा। और रही बात पुलिस की, तो मैं एक ऐसे इंस्पेक्टर को जानता हूं जो कि इस केस की बिना जांच किए इस केस को ऐसे ही क्लोज कर देगा। और अब दोस्तों इसके बाद राम उन माँ और बेटी की लाश को ठिकाने लगाता है और वो तीनों भाई घर के कागजात को लेकर एक वकील के पास चले जाते हैं। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो वकील थे ये कोई और नहीं बल्कि मिताली के पिता ही थे। और क्योंकि मिताली के पिता को ये पता नहीं था कि उन तीनों भाइयों ने उस औरत से वो जमीन कैसे छीनी है, तो इसीलिए उसने भी उन कागजात पर दस्तखत कर दिए। तो अब दोस्तों कानूनी तौर पर यह घर उन तीनों भाइयों का ही हो चुका था, और इसीलिए अगले दिन से ही वो उस घर की साफ सफाई करके वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। यानी बेशक उन भाइयों ने उस विधवा औरत और उसकी बेटी को मारकर दफना दिया था, पर उनकी आत्मा अब भी उसी घर में मौजूद थी, और इसीलिए अब वो आत्मा उन तीनों भाइयों को जान से मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद जब वो राम को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो वो उस तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि दोस्तों उस घर के पास बने हुए मंदिर में जो देवी मौजूद थी वो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, जिसे देखते ही राम समझ चुका था कि वो आत्मा वहां से आगे नहीं बढ़ सकती, जिसका फायदा उठाकर ही वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। और उस मंदिर की वजह से उस माँ और बेटी की आत्मा वहां पर हमेशा के लिए कैद होकर रह गई। तो दोस्तों अब यहाँ से हम समझ पाते हैं कि उस औरत के घर को छीनने में जिस जिसका भी हाथ था वो उन सभी को मारना चाहती थी, जिसके चलते उसने उन तीनों भाइयों को तो मार दिया, पर अब भी कुछ लोग जिंदा हैं, जैसे कि राम, मिताली के पिता, जिसने एक वकील होने के नाते उन कागजात पर दस्तखत किए थे, और वो पुलिस वाला जिसने उनकी मौत की जांच किए बिना ही उस केस को क्लोज कर दिया था। और अब दोस्तों कुछ सालों के बाद जब मिताली ने उस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया तो उसने उस मंदिर को तोड़वा दिया, जिसके चलते उस औरत और उसकी बेटी की आत्मा वहां से आजाद हो गई। जहां आजाद होते ही उन दोनों ने पहले तो मिताली के पिता का एक्सीडेंट करवाया, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में ही देखा था, और उसके बाद उस पुलिस वाले को मारा जिसने उनकी मौत का केस ऐसे ही क्लोज कर दिया था। और अब बचा राम, जिस तक पहुंचने के लिए वो औरत मिताली का सहारा ले रही है। तो अब दोस्तों प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां जॉर्जी ये पूरी कहानी मिताली को बता रहा था, जिसे सुनने के बाद मिताली को सब कुछ समझ आने लगा था कि आखिर क्यों हर रोज उसे सपनों में वो औरत दिखाई देती थी, और उस पुराने मंदिर को तोड़ने के बाद ही क्यों उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ, और क्यों उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर इतने हादसे होते रहते हैं। अब दोस्तों वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे रसूद्दीन की कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि उसे राम की फोटो मिल चुकी है और उसने वो फोटो उसे व्हाट्सएप की है। और अब दोस्तों जैसे ही मिताली अपने फोन में वो फोटो देखती है तो वो एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि राम कोई और नहीं बल्कि उसके सामने ही बैठा जॉर्जी था। जिसके बाद जॉर्जी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा असली नाम पता चल चुका है, और तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें ये पूरी कहानी बताई क्यों, तो चलो मैं इसका कारण भी तुम्हें बता ही देता हूँ। उस रात जिंदा बचने के बाद मैंने अपनी असली पहचान बदल ली और मैं जॉर्जी बनकर रहने लगा, और वैसे भी जब तक वो मंदिर वहां पर है तब तक उस औरत की आत्मा मुझे कुछ नहीं कर सकती। और रही बात तुम्हारी, तो तुम तो मेरी सच्चाई किसी को तभी बता पाओगी अगर तुम यहाँ से जिंदा लौटोगी। तो अब दोस्तों ये कहते ही वो मिताली का गला दबाकर उसे वहीं पर जान से मारने की कोशिश करता है, और वो उसे कहती है कि जिस मंदिर की तुम बात कर रहे हो वो तो कब का टूट चुका है और वो आत्मा वहां से कब की आजाद हो चुकी है, इसीलिए अब तुम भी अपने साथियों की तरह जिंदा नहीं बचने वाले। अब दोस्तों जैसे ही मिताली उसे ये बोलती है तो जॉर्जी उसके पीछे उसी औरत को खड़ा देखता है, जिसे देखते ही वो वहां से भागना शुरू कर देता है।
और यहाँ मिताली भी उसका पीछा करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर रसूद्दीन, शिवानी और विश्वा पहुँच जाते हैं। और अब दोस्तों रसूद्दीन जॉर्जी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है, जहाँ वो दोनों भागते हुए एक जंगल में पहुँच चुके थे। और दोस्तों यहाँ रसूद्दीन देखता है कि जॉर्जी का पूरा शरीर बर्फ में बदलने लगा था, जिसे देखते ही वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। और दोस्तों देखते ही देखते जॉर्जी का शरीर वहीं पर टूटकर बिखर जाता है और इसी तरह वो भी वहाँ पर मारा गया। तो अब दोस्तों यहाँ अगर हम कहानी का पूरा सार समझने की कोशिश करें तो हम यही देख पाते हैं कि एक विधवा औरत जो कि अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रह रही थी, उसकी जमीन के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे जिन्होंने जबरदस्ती उससे उसकी जमीन छीनी और उन्होंने उन माँ और बेटी को भी मारकर दफना दिया। पर वहीं उस औरत की आत्मा वापस लौटी और उसने अपने घर पर कब्जा करने वालों को जान से मारना शुरू कर दिया, जिसमें 3 भाई और उनके साथ राम था और एक पुलिस वाला और एक वकील था। और रही बात मिताली की सब में शामिल होने की, तो उसी की वजह से वो औरत अपना बदला पूरा कर पाई, क्योंकि अगर मिताली उस कंस्ट्रक्शन साइट पर वो मंदिर को नहीं गिराती तो शायद वो आत्मा वहीं पर कैद होकर रह जाती। तो अब दोस्तों अंत में हम देख पाते हैं कि मिताली अपने पिता को याद कर रही थी और वो शिवानी को कहती है कि अगर मेरे पिताजी को पता होता कि उन तीनों भाइयों ने वो जमीन जबरदस्ती छीनी है तो वो उन कागजात पर कभी दस्तखत नहीं करते। वो बहुत ही अच्छे और नेकदिल इंसान थे। जिस पर शिवानी उसे कहती है कि अब तुम्हें उस बात को भूल जाना चाहिए, हम सबको एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। क्या पता भगवान ने उनकी किस्मत में वही लिखा हो, पर तुम अब उस सब को भूलकर अपने काम पर ध्यान दो और जो पुराने मंदिर की जगह नया मंदिर बनवा रही हो उसका काम पूरा करो। तुम्हारे पिताजी को तुम पर बहुत नाज होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाऊँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप भी अपना ख्याल रखें।